So today we will start a new chapter, which is about the uh, size reduction. So अभी तक हमने जो तीन मेन चैप्टर डिस्कस किए हैं, first one was about the fluid flow measurements, in which we have basically discussed the uh, pressure, velocity, and quantity of fluids and how it will be measured. Okay, because we need some specific and regulated amount of fluid for different processing operations. And then we have discussed the second chapter, which was about the pumps, and the next chapter was about the fan. That see if some specific and regulated fluid is required at a specific point at a given pressure. So for that, how we will select the most economical and suitable pump or fan. ओके, सो वो जो तीन चैप्टर्स थे वो बेसिक चैप्टर्स थे. अभी जो है यहाँ से हमारा मेन प्रोसेसिंग ऑपरेशन स्टार्ट होंगे. ठीक है, तो साइज रिडक्शन जो है दैट इज वन ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग ऑपरेशन. ओके, and from the name it is clear. See, we have discussed that anything which we are getting from field or farm, that is called agricultural products. Okay, and in processing operations, our key objective is to improve the quality of the product or maintain the quality of product, okay, or change the characteristics of the products. So at the end क्या होगा, आउटपुट वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी, ज्यादा प्रॉफिट आएगा. ठीक है, सो नाउ फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर that suppose we have to change the size of the agricultural product, we have to reduce the size of the agricultural product, that will be called the size reduction. Okay, so simple example you can take that. For example, if we are converting uh, wheat into flour, okay, so that is a type of size reduction. So इससे क्या हो रहा है, उसके characteristics जो है वो changes हो रहे हैं. ठीक है, characteristics changes हो रहे हैं, लेकिन remember size reduction क्या है, that is the change in the physical characteristics. हम chemical changes नहीं ला रहे प्रोडक्ट में, जस्ट उनका साइज जो है वो चेंज कर रहे हैं, साइज रिड्यूस्ड कर रहे हैं. ठीक है, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी चेंज होगी, फिजिकल क्वालिटी उसकी जो है क्वालिटी मेंटेन होगी, एंड एट द एंड क्या होगा, आउटपुट वैल्यू इंक्रीज होगी. ठीक है, तो अब आप ही बता सकते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं ना, व्हाई वी आर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, या आपके ख्याल में अगर कोई एग्जांपल है तो आप बताएं. जी, वन बाय वन. साइज मीन आपके ख्याल में साइज रिडक्शन, हम आप माइंड में एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बताएं ना कि कौन सा प्रोडक्ट है, उसका साइज हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, क्यों रिड्यूस कर रहे हैं. सर हम जी इसके लिए जो है डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो उसकी सेल रिड्यूस करते हैं, मतलब अगर हमारे पास गंदम होते तो उसको इसका हम इसी तरह यूज नहीं करते, तो और उसके हम आटा बना देते हैं, इसी तरह हम मिसाल प्याज वगैरह जो ठीक होती है, है इसकी सेल जो है वो कोई और, सजाद खान, कोई और प्रोडक्ट सर ये जिसका जो हम जूस बनाते हैं, जूस वगैरह। ठीक है, वो भी साइज रिडक्शन है. जी, कोई और एग्जांपल. जी, स्टोरेज भी आसान हो जाती है हर रेस. ये एक ऑब्जेक्टिव है ना कि अगर आप साइज को रिड्यूस कर ले तो उसका कन्वेंस, स्टोरेज, पैकिंग, ये इजी हो जाता है, ये ऑब्जेक्टिव है ना. मीन आप जस्ट एक एग्जांपल बताइए साइज रिडक्शन का. जी अब्दुल हसीब. माइंड में नहीं आ रहा साइज माइंड में रिडक्शन. नहीं आ रहा साइज रिडक्शन। जी, नोमान. साइज रिडक्शन माइंड में नहीं होता ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या है उसका साइज रिडक्शन, एक एग्जांपल बताए. जिस तरह फ्रॉम वीट टू फ्लोर, जो गन्ने से हम जूस निकालते हैं वो भी है, एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस है. कोई और एग्जांपल बताए ना प्रोडक्ट का.
जी नोमान। तरह गंदम सर इसकी कटाई करते हैं तो इसके बाद मतलब वो सिर्फ उनसे गल्ला इकट्ठा कर लेते हैं, बाकी जो उनके एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको फिर हम रैक में देते हैं या फिर मिनी के तौर पर यूज़ नहीं, करते वो तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है ना। हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में जो ह्यूमन बीइंग यूटिलाइज करते हैं, वो तो एक हो गया कि वीट को आप फ्लोर में कन्वर्ट कर ले, बेस्ट एग्जांपल है। साइज हैं। उसका जी रिड्यूस्ड हो गया। यूज हो गया। ठीक है, कोई और इस तरह एग्जांपल्स बताएं ना। कितने थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं सब प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चरल होते हैं के। एग्रीकल्चर। सर ट्रांसपोर्टेशन सर के लिए फ्रूट्स हम एंड यूज वेजिटेबल्स को वेजिटेबल जी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अगर आप उसको उसका चार्ट बनाते हैं ना, फ्रूट चार्ट जो होता है, वो भी साइज रिडक्शन है। इस तरह कोई और एग्जांपल। जी ठीक है। सो देखिए, बेसिकली द साइज रिडक्शन जो है ये एक जनरल टर्म है। ठीक है, एंड दैट इज यूज्ड। फर्स्ट हम क्यों साइज को रिड्यूस करते हैं? टू ड्राई द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ठीक है, अक्सर इस तरह फ्रूट्स होते हैं जिसको हम ड्राई करना चाहते हैं, तो उसको अपनी पीसीज में कट करना होगा। सो साइज रिडक्शन विल बी यूज्ड टू ड्राई द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। रिमेंबर, माइंड में आपका जो भी प्रोडक्ट आ रहा है which we are getting from field or farms, that is called the agricultural product. So suppose अगर fruits हैं, आप उसको ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो first you have to cut it into different pieces, in small pieces, so that is a type of size reduction. Similarly, to grade the agricultural product, ठीक है, साइज को हम रिड्यूस करते हैं कि उसको हम कैटेगराइज कर लें, उसको हम ग्रेड कर लें बेस्ड ऑन क्वालिटी, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन कलर, बेस्ड ऑन वेट, बेस्ड ऑन शेप, बेस्ड ऑन टेस्ट। ठीक है, सो अगेन आपने प्रोडक्ट्स को रिड्यूस करना होगा। एंड आल्सो टू मेक एबल द प्रोडक्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। समटाइम कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इस तरह होते हैं कि उसको आप इजीली पैक नहीं कर सकते, तो उसको सपोज आप उसका साइज रिड्यूस्ड कर लें, तो छोटे पैकेट्स में या कैन्स में इजीली आप उसको पैक कर सकते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दीज आर जस्ट द ऑब्जेक्टिव दैट व्हाई वी आर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। सो टू ड्राई द प्रोडक्ट, to grade the product in various categories, to make the product able for transportation, and to convert one form of product into another. लेकिन इसमें केमिकल चेंजेस नहीं होंगे। रिमेंबर, साइज रिडक्शन जो है, सी स्टार्ट से हम कह रहे हैं ना कि जो प्रोसेसिंग ऑपरेशन है, दीज आर चेंजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। सो साइज रिडक्शन जो है ये एक फिजिकल ऑपरेशन है, जिससे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्ट की चेंज होता है, साइज उसका चेंज होता है या शेप उसका चेंज होता है, इंटरनल केमिकल वेरिएशन नहीं होते। जिस तरह सपोज अगर मिल्क को आप दही में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ये केमिकल प्रोसेस है। तो इस तरह साइज रिडक्शन जो है, दैट इज अ टाइप ऑफ द फिजिकल प्रोसेस, ओके, which is mean by mechanical changes without changes in the chemical properties। ठीक है, मैकेनिकल चेंजेस होंगे, फिजिकल चेंजेस होंगे। ठीक है, जस्ट साइज जो है वो रिड्यूस्ड होगा प्रोडक्ट का। ठीक है, और क्यों हम साइज को रिड्यूस्ड करते हैं? फॉर ड्राइंग पर्पसेस, ग्रेडिंग पर्पसेस, फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस, एंड टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है, अब जस्ट देखें कि साइज रिडक्शन में कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। अब आपको क्लियर हो जाएगा बहुत ज्यादा। जो स्टार्ट में मैं क्वेश्चन पूछ रहा था ना, वो इस स्लाइड से क्लियर हो जाएगा कि साइज रिडक्शन में कौन कौन से प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं। सो फर्स्ट वन जो है, दैट इज कटिंग। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अगर आप जो कट करते हैं, ठीक है, सपोज फ्रूट्स हैं, सिंपली जस्ट फॉर ईटिंग पर्पसेस आप उसको कट कर लें, या पर स्टोरिंग पर्पसेस उसको कट कर लें, या अक्सर फ्रूट्स को क्या करते हैं, वो मुरब्बा बनाते हैं जो केन्स में होते हैं। सो अगेन दैट इज अ टाइप ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपके पास वैसे फ्रूट्स अवेलेबल है ना, लोग उसको नहीं खाते या उसको पसंद नहीं करते, तो आप क्या करते हैं, उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करके पैक करते हैं, मुरब्बा बनाते हैं ना, तो फिर उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, डिमांड इंक्रीज हो जाता है, मार्केट वैल्यू उसकी इंक्रीज हो जाती है। सो यू हैव टू कट दैट फ्रूट्स। सिमिलरली वेजिटेबल्स को भी पैकिंग पर्पस के लिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्टोरेज के लिए, ओके। सो कटिंग जो है
दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइज रिडक्शन। ठीक है, साइज रिडक्शन को एक अवर वर्ड भी कहते हैं इंग्लिश में, विच इज कॉल्ड दी कम्युन्यूशन। सॉरी, ये कम्युन्यूशन मीन रेजा रेजा करना ना, साइज को रिड्यूस्ड करना। ठीक है, बारीक करना उसको कहते हैं। सो कटिंग जो है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइज रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है दैट इज क्रशिंग। सिमिलरली जिस तरह स्टार्ट में एक ने बताया, एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है ना, आजकल क्या होता है डिफरेंट फ्रूट्स के ये जो है जूस अवेलेबल्स होते हैं। सो जूस अगर आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, सो अगेन दैट इज द उसका जो साइज है वो रिड्यूस्ड होगा, वो क्रश होगा वो प्रोडक्ट जो है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द साइज रिडक्शन। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज आप माइंड में रखें कि साइज रिडक्शन में क्या क्या आते हैं। कटिंग होता है, सो कटिंग इज यूज्ड फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। क्रशिंग होता है, क्रशिंग इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस। ठीक है, सिमिलरली जो है ग्राइंडिंग है, पल्वराइजेशन, ये इसका एक एग्जाम्पल है। मीन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन जस्ट एक एग्जाम्पल है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। जिस तरह सपोज अगर फर्टिलाइजर्स है ना, तो फर्टिलाइजर के लार्ज स्टोन्स होते हैं, लार्ज स्टोन्स होते हैं ना, तो उसको हम ब्रेक करके स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग। ठीक है, तो आप माइंड में सोचे कि एग्रीकल्चरल का इस तरह कौन सा प्रोडक्ट है जिसको हम ग्राइंड करते हैं। ठीक है, अक्सर इस तरह होता है कि जिस तरह जो व्हीट है ना, उसको तो हम डायरेक्टली फ्लोर में कन्वर्ट करते हैं, वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लेकिन इस तरह की प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम कंप्लीटली पाउडर में कन्वर्ट नहीं करते, या अगर वो अब पाउडर में कन्वर्ट करते, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ग्राइंडिंग। ठीक है, मीन सपोज व्हीट जो है ना, इसको आप फ्लोर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, ये कटिंग में नहीं आ रहा, ये क्रशिंग में नहीं आ रहा, इसको ग्राइंडिंग कहते हैं। समझ आ रहे हैं, मीन पल्वराइजेशन, ब्रेकिंग द पार्टिकल्स। ठीक है, अगर लार्ज साइज पार्टिकल है ना, उसको आप ब्रेक कर ले स्मॉल पीसेस में। अगेन अगर फ्लोर है, तो फ्लोर की भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स होंगे, उनका भी एक साइज होगा। ठीक है, सो कन्वर्टिंग द ब्रेकिंग द लार्ज साइज स्टोन और पार्टिकल इनटू स्मॉल पीसेस, दैट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग। ठीक है, सिमिलरली मिलिंग है। फिर जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि फ्लोर जो है ये एक पाउडर फॉर्म है, तो पाउडर फॉर्म से अगर आप थोड़ा सा ऊपर कैटेगरी पे आ जाए, मीन ज्यादा पाउडर ना हो, रफ हो, तो उसको ग्राइंडिंग कहते हैं। और अगर कंप्लीटली आप उसको पाउडर फॉर्म में कर ले, तो उसको फिर मिलिंग कहते हैं। ठीक है, मिलिंग जो पाउडर होता है या पेस्ट होते हैं, और ग्राइंडिंग जो है वो दानादार टाइप के होंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस है विच आर इंक्लूडेड इन दी साइज रिडक्शन। सिमिलरली कैनिंग है। ठीक है, pieces of fruits for bottle packing. Now specifically, suppose if you are cutting the fruits for packing purposes bottle में, तो उसको फिर कैनिंग कहते हैं। मीन एक तो जनरल है ना कि अगर फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को आप कट करते हैं नाइफ के जरिए, दैट विल बी कॉल्ड कटिंग। और अगर आप छोटी छोटी पीसेस में फ्रूट्स को कट करके बोतल में पैक करते हैं, देन इट इज कॉल्ड कैनिंग। सिमिलरली श्रेडिंग है। ठीक है, पोटैटोज फॉर ड्राइंग। पोटैटोज चिप्स अगर आप लोगों ने देखे हुए हैं, पोटैटोज की जो चिप्स होते हैं ना, जो लेस चिप्स हैं, उस तरह अगर पोटैटोज को इस तरह कट करते हैं, बस फ्रूट्स को कट करते हैं, जो सलाद वगैरह प्रिपेयर करते हैं, उसको श्रेडिंग कहते हैं। तो ये भी एक साइज रिडक्शन है। ठीक है, सिमिलरली चॉपिंग है। अगर आप लोगों ने देखे हुए, अक्सर क्या करते हैं जो फार्मर्स होते हैं, वो एनिमल्स के लिए वो चारा जो बनाते हैं मशीन से, उसको कट करते हैं ना, उसको चॉपिंग कहते हैं। ठीक है, कॉर्न फूडर फॉर एनिमल फीडिंग, ये भी वो भी एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जिसकी आपने साइज को रिड्यूस्ड करना होता है। ठीक है, पर बेटर फीडिंग पर्पसेस फॉर द एनिमल्स, सो उसको चॉपिंग कहते हैं। अगेन दैट इज अ टाइप ऑफ साइज रिडक्शन। Similarly, having है, removing of chaff of grain of rice। ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, जनरली आप उसको किसी भी प्रोडक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। हेवलिंग जो है, अगर आप लोगों ने
राइस देखे हुए जो जब फील्ड से राइस को अपटेन करते या गेट करते हैं, तो राइस के ऊपर इस तरह एक कोटिंग होता है। रिमूवल ऑफ दैट कोटिंग, इसको हेवलिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए कभी किसी ने राइस देखे हुए हैं, फील्ड से जब अपटेन करते हैं तो राइस के ऊपर उस तरह एक कोट होता है। उस फॉर्म में जब राइस होते हैं तो क्या कहते हैं उसको, पश्तो में क्या कहते हैं, किसी को पता? अजमल माइक ऑफ कर ले, आपका आवाज शोर मैसेज में बताएं अगर किसी को पता है कि जो राइस का जो फॉर्म होता है ना, रॉ फॉर्म होता है, उसको पश्तो में क्या कहते हैं, उसके ऊपर वो कोटिंग होता है। देखा है किसी ने? जी, क्या कहते हैं उसको? शोले, हाँ पश्तो में उसको शोले कहते हैं। ठीक है, मेन जो रॉ फॉर्म में राइस होते हैं ना, उसके ऊपर वो कोटिंग होता है, वो कोटिंग को रिमूव करना होता है। दैट इज कॉल्ड दी हिवलिंग, होलिंग या हिवलिंग। ठीक है, स्क्रैचिंग है, दैट इज द रिमूवल ऑफ द अपर लेयर फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, सपोज अगर पोटैटोज हैं, या अगर जो सलाद के लिए वो बादरंग वगैरह होते हैं ना, उसको उसके ऊपर ऊपर लेयर अगर आप रिमूव करते हैं, इसको स्क्रैचिंग कहते हैं। ये भी साइज रिडक्शन में आता है। ठीक है, पॉलिशिंग है, रिमूविंग एक्स्ट्रा पार्ट और डर्ट फ्रॉम प्रोडक्ट। ठीक है, अक्सर इस तरह पार्ट होता है ना प्रोडक्ट का, फ्रूट्स का या वेजिटेबल का, जिसको आपने रिमूव करना होता है, वो हम नहीं खाते हैं ना, तो वो जो आप रिमूव करते हैं उसको पॉलिशिंग कहते हैं। जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं, अनवांटेड पार्ट होते हैं। ठीक है, एक सॉर्टिंग है, अरेंजिंग आइटम सिस्टमेटिकली। ठीक है, बेस्ड ऑन साइज, अगर आप उसको इस तरह करते हैं कि ये छोटे साइज के हैं, ये बड़े साइज के हैं, शेप इसका अच्छा है, ये मेडल शेप का है। ठीक है, कलर के बेस पे, टेस्ट के बेस पे। तो ये तो एक और प्रोसेसिंग ऑपरेशन है, लेकिन ये जो है दीज कटिंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, मिलिंग, कैनिंग, श्रेडिंग, ये जो साइज रिडक्शन। ठीक है, ये साइज रिडक्शन है। कोई क्वेश्चन है इसमें? क्लियर? यस सर, क्लियर। अच्छा, सो जस्ट माइंड में रखें कि ये जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, अगर आप इसके साथ डील करते हैं आप एनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, देन इट विल बी कॉल्ड दी साइज रिडक्शन। ठीक है, अच्छा, अब देखें ना, ये डिफरेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे देखें, मीन इसको कटिंग कहते हैं कि डिफरेंट पीसेस में आप किसी चीज को कट करते हैं। यहाँ पे ये जो है इसको ग्राइंडिंग कहते हैं, लार्ज साइज के पार्टिकल को स्मॉल साइज पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको ग्राइंडिंग कहते हैं। अच्छा, ये जो है ये क्या होगा, दैट इज दी, उसमें आएगा चॉपिंग में आएगा। ठीक है, या क्रशिंग में होगा। सपोज जब आप जूस निकालते हैं ना वो शुगर केन से, तो एट द एंड आपके पास इस तरह का प्रोडक्ट आ जाता है। सिमिलरली ये जो है ये मिलिंग है, अगर साइज को आप कंप्लीटली रिड्यूस्ड करते हैं ना उसमें पाउडर फॉर्म में, तो ये मिलिंग होगा। और अगर इस तरह साइज रिड्यूस कर ले तो उसको ग्राइंडिंग कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, दैट इज कैनिंग, size of fruits and vegetable is reduced for baking purposes। ठीक है, तो ये जो है दैट इज द कैनिंग। सिमिलरली ये पोटैटोज की जो यूज करते हैं, श्रेडिंग। ठीक है, इसको फिर श्रेडिंग कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर अब नजर आ रहा हो, तो वो राइस से वो कोटिंग जो रिमूव करते हैं, ठीक है, दैट इज हेवलिंग। सिमिलरली अगर फ्रूट्स या वेजिटेबल से अगर अपर कवर आप रिमूव करते हैं, दैट इज स्क्रैचिंग।
ठीक है, इसको स्क्रैचिंग कहेंगे फिर। और यहाँ पे देखें, ये जो है वो फूडर प्रिपेयर करते हैं ना एनिमल्स के लिए, वो चारा बनाते हैं ना एनिमल्स के लिए, सो दैट इज कॉल्ड दी चॉपिंग। ठीक है, तो ये कुछ पिकर मैंने अरेंज किया है कि आप लोगों के जस्ट माइंड क्लियर हो जाए कि साइज रिडक्शन में कौन कौन से ऑपरेशंस आ जाते हैं। ठीक है, इन एग्रीकल्चर इंजीनियर we are interested in what? We are interested in different technologies, in different machines for the size reduction. ठीक है, कि अगर हम ये आप माइंड में आपका कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है एंड इफ यू वांट टू रिड्यूस द साइज ऑफ दैट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, तो उसके लिए आप किस तरह टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और एक ये है कि अगर ऑलरेडी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो आप रिक्वायर्ड इकोनॉमिकल एंड सुटेबल मशीन को किस तरह सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है और एक सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, सो जो भी मशीन आप सेलेक्ट करते हैं या सपोज अगर डिजाइन करते हैं किसी भी, वो किस चीज पे डिपेंड है। ठीक है, तो एक कैपेसिटी है कि कितना प्रोडक्ट का साइज आपने रिड्यूस्ड करना है, सपोज टन पर हावर। Okay, suppose if you are converting the wheat into flour, तो आपने मिलिंग करनी होगी, उसके लिए जो मशीन रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड मिल, उसको मिल कहते हैं। तो आपने ये देखना होगा कि आपने कितना प्रोडक्ट पर हावर में रिड्यूस्ड करना है, तो उस हिसाब से फिर आपने जो है मिल को सेलेक्ट करना होगा ना, उसका पावर और उसका जो कैपेसिटी है, उसका जो साइज है। ठीक है, वो डिपेंड होगा किस चीज पे, कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे। अब जिस प्रोडक्ट की साइज रिड्यूस्ड कर रहे हैं, सपोज उसकी 1 किलोग्राम के लिए कितना पावर रिक्वायर्ड होगा, तो आप सपोज अगर 1 आवर में आप 100 किलोग्राम पावर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, मीन इसका मतलब यह है कि जब भी आप कोई मशीन सेलेक्ट कर रहे हैं ना साइज रिडक्शन के लिए, तो कौन से फैक्टर्स को आपने देखना होगा। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, कैपेसिटी है, कि कितना प्रोडक्ट आप, इस तरह भी आप कह सकते हैं ना कि जो मशीन आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो पर हावर में या पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट जो है उसका साइज रिड्यूस कर सकते हैं, कैपेसिटी कितनी है, और पर यूनिट प्रोडक्ट के लिए कितना पावर रिक्वायर्ड है। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द साइज एंड शेप ऑफ द प्रोडक्ट, कि इनिशियल साइज क्या है प्रोडक्ट का और कितना आपने रिड्यूस्ड करना है। ठीक है, सपोज D1 साइज क्या है प्रोडक्ट का और D2 क्या है, इसकी बेस पे फिर आपने मशीन को सेलेक्ट करना होगा या उसकी परफॉर्मेंस जो है उसको आपने इवेलुएट करना होगा। अगर सपोज इनिशियल साइज जो है वो 2 मिलीमीटर है और आफ्टर रिडक्शन द साइज इज सपोज 0.002 मिलीमीटर। ठीक है, एक ये है। और या सपोज अगर इनिशियल साइज 2 मिलीमीटर है और फाइनल साइज 0.2 मिलीमीटर है, तो जाहिर बात है इसके लिए ज्यादा पावर रिक्वायर्ड होगा, हैवी मैकेनिकल मशीनरी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, सो जब भी आप साइज रिड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट या मशीन सपोज उसका परफॉर्मेंस इवॉल्वेट कर रहे हैं, तो आपने ये देखना होगा कि उसकी कैपेसिटी क्या है या कितना प्रोडक्ट आप यूनिट टाइम में रिड्यूस कर रहे हैं, और पर यूनिट प्रोडक्ट के लिए कितना पावर रिक्वायर्ड है, और इनिशियल साइज क्या है और फाइनल साइज क्या है। सो देन यू कैन से दैट कि इस मशीन की परफॉर्मेंस जो है बेटर है या मीडियम है या पुअर है। ठीक है, and again that will be depend on the characteristics of the material, previous history and method of reduction। ठीक है, कि मेथड क्या है, कटिंग है, क्रशिंग है, ग्राइंडिंग है, मिलिंग है, मेथड ऑफ रिडक्शन क्या है, और प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। सपोज अगर प्रोडक्ट जो है वो फाइब्रस प्रोडक्ट हो,
फाइब्रस प्रोडक्ट मीन अगर उसमें सपोज जिस तरह मीट है, ठीक है, मीट गोश्त जो होता है, या बाज फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, इसको फाइब्रस प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। एक और प्रोडक्ट है उसको स्टिकी प्रोडक्ट कहते हैं। रिमेंबर 3 टाइप्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक फाइब्रस प्रोडक्ट है, रेशादार प्रोडक्ट जो होते हैं, उर्दू में हम इसको कह सकते हैं ना, जो सपोज अगर मीट है, गोश्त, बाज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं, फाइब्रस प्रोडक्ट। एक है स्टिकी प्रोडक्ट। स्टिकी प्रोडक्ट सिंपल एग्जांपल क्या है, डेट्स, खजूर जो है, ठीक है, वो स्टिकी होता है ना। सिमिलरली एक होता है ड्राई प्रोडक्ट। ड्राई प्रोडक्ट मीन जो हमारे पास ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स होते हैं ना, मेज, व्हीट, राइस, ग्रेन्स, या हमारे पास नट्स होते हैं, ठीक है, जो भी नट्स है ना। सो 3 टाइप्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, फाइब्रस प्रोडक्ट, स्टिकी प्रोडक्ट, ड्राई प्रोडक्ट। उसी अगर आप सपोज ग्रेन प्रोडक्ट की मिलिंग कर रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी एज कंपेयर टू द फाइब्रस प्रोडक्ट, बिकॉज मीट जो है उसको आप प्रॉपरली वो ग्राइंड और मिल नहीं कर सकते, उसका आपने कीमा बनाना होगा, ठीक है। सो ये है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल क्या है, कितना प्रोडक्ट आप पर यूनिट टाइम में रिड्यूस कर रहे हैं, पर यूनिट प्रोडक्ट के लिए कितना पावर रिक्वायर्ड है, और इनिशियल और फाइनल साइज क्या है प्रोडक्ट का। तो उसकी बेस पे देन यू कैन इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस और द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, ठीक है। अच्छा, therefore in order to study performance a method must be available for determining the size characteristics. So most important क्या है, जब भी आप कोई मशीन सेलेक्ट कर रहे हैं, बीइंग एन इंजीनियर, या तो आपने सिलेक्शन करना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट है उसका साइज आप रिड्यूस कर रहे हैं, कितना रिड्यूस कर रहे हैं, तो कौन सा इक्विपमेंट आपको चाहिए, और साइज जो है वो आपने सपोज अगर D1 है, सो D1 से D2 तक ये आपने कितना रिड्यूस्ड करना है। तो इसकी बेस पे देन यू कैन स्टडी या you can evaluate the performance. So again, before going into the performance evaluation, first you have to know about the size of the product, कि पहले साइज क्या था और आफ्टर रिडक्शन या कितना आपने उसका साइज रिड्यूस्ड करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो एक मेथड यूज्ड होता है, या हमारे पास वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन 3 रेंजेस होते हैं साइज रिडक्शन की। एनी प्रोडक्ट जिसका साइज जो है वो 1/8 इंच से हो या उससे ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल रेंज। अगेन मीन इस चैप्टर को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं ना, बीइंग एन इंजीनियर वी हैव टू सेलेक्ट या वी हैव टू डिजाइन द बेस्ट सुटेबल एंड इकोनॉमिकल machine per size reduction. Now how you will do it? First you have to know about the characteristics of the material, कि कौन सा प्रोडक्ट आपने रिड्यूस्ड करना है, कितना रिड्यूस्ड करना है, तो उसके लिए कितने पावर का मशीन आप सेलेक्ट करेंगे, ओके। दूसरा साइड ये है कि अगर ऑलरेडी एक मशीन इंस्टॉल्ड है साइज रिडक्शन के लिए, तो आप उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किस तरह करेंगे। सो अगेन आपने देखना होगा कि उस मशीन की कैपेसिटी कितनी है, पर यूनिट टाइम में वो कितना प्रोडक्ट रिड्यूस्ड कर रहा है, कितना पावर वो यूटिलाइज कर रहा है, और वो कितने साइज से रिड्यूस्ड करके कितने साइज पे प्रोडक्ट को रिड्यूस्ड कर रहे हैं ना, D1 और D2, तो देन यू कैन इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ दैट इक्विपमेंट, ठीक है। तो हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं या क्लासेस हैं रिड्यूस्ड मटेरियल्स के। अगर पार्टिकल्स की जो साइज है वो 1/8 इंच या उससे ज्यादा हो, उसको डायमेंशनल रेंज कहते हैं, और उसमें मोस्टली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और जो चॉपिंग है वो उसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो स्यू रेंज है। इफ द साइज इज रिड्यूस्ड टू 0.125 to 0.0029 inches, then it is called the SEW range. So mostly जो granular materials होते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास है
microscopic range. Particles with minimum dimension less than 0.0029, फॉर एग्जाम्पल पाउडर्स जो है या डस्ट हैं, सीमेंट्स जो होते हैं, ये इस रेंज में आ जाते हैं। ठीक है, सीमेंट तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में नहीं आ रहा, लेकिन एक एग्जांपल है कि आपके माइंड में आ जाए कि सपोज अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को आप इतना रिड्यूस कर लें जिस तरह डस्ट है या सीमेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं, सो देन इट विल बी कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक रेंज। ठीक है, सो अब आपने डिटरमाइन करना होगा ना कि इनिशियल साइज क्या था पार्टिकल का एंड आफ्टर रिडक्शन उसका साइज क्या है। सो उसकी बेस पे देन यू कैन इवोल्युएट द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। ठीक है, सो ये तीन रेंजेस जो हैं ये माइंड में रखिए, डायमेंशनल रेंज, सीव रेंज एंड माइक्रोस्कोपिक रेंज। okay, and mostly for agricultural products we are dealing with these two, dimensional and sieve range। ठीक है, अच्छा, हाँ, जब आप किसी प्रोडक्ट की साइज को फाइंड करना चाहते हैं, सो सिंपली वी आर यूजिंग फॉर दैट सीव एनालिसिस। ठीक है, स्क्रीन एनालिसिस यूज होता है ना, कि सपोज अगर आपके पास ग्रेन्स है, व्हीट है या मेज है, उसका इनिशियल साइज क्या है, तो साइज हम किस तरह फाइंड करते हैं, सीव एनालिसिस पे। ठीक है, जिस तरह अगर आप लोगों ने किया है उसके लिए उसमें इंजीनियरिंग मटेरियल्स में जिस तरह सैंड के करते हैं, ग्रेवल्स के करते हैं, सो सिमिलरली दैट कैन बी आल्सो यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, कि व्हीट है या मेज है या राइस है, उसका आप एवरेज साइज फाइंड कर लें और आफ्टर मिलिंग फिर उसकी आप साइज फाइंड कर ले, तो उसका साइज जो है D1 से D2 तक रिड्यूस्ड होगा ना। ठीक है, तो द सिंपलेस्ट मेथड एंड द वन ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर प्लेसिंग द मटेरियल इन क्लास 2, हमारे पास जो तीन क्लासेस है ना, डायमेंशनल रेंज, सीव रेंज और माइक्रोस्कोपिक। सो जो सेकंड क्लास है उसके लिए जो सिंपलेस्ट मेथड है दैट इज द सीव एनालिसिस। ठीक है, और उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ सीव्स अवेलेबल है which was originated in 1910। ठीक है, उसकी मीन एक सेट है ना कि आपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की अगर सीव एनालिसिस करनी है, सो यू विल हैव टू यूज दैट सेट ऑफ सीव्स। ओके, और ये अकॉर्डिंग टू द नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड है 1919 में। मीन हर एक चीज के एक स्टैंडर्ड होते हैं ना, जिस तरह एएसटीएम स्टैंडर्ड है, दैट वाज आल्सो अडॉप्टेड बाय एएसटीएम, और ये 10 सीव्स है। 10 नहीं, ये सेट ऑफ सीव्स है ना, कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 सीव्स हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सेट्स हैं। इसमें जो लार्जेस्ट है दैट इज उसका जो साइज है दैट इज 0.148 इंचेस। ठीक है, अगर आप लोगों को जो सीव एनालिसिस जो है दैट इज यूज्ड फॉर द सेकंड क्लास, नहीं हमारे पास तीन क्लासेस है ना, डायमेंशनल साइज और एक जो है वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक रेंज। तो जो सीव एनालिसिस है दैट इज यूज्ड फॉर दिस क्लासिफिकेशन। द साइज इन बिटवीन 0.125 to 0.0029। ठीक है, whenever you are finding out the size of the particle in this range, then the sieve analysis will be used। okay, तो अगर आप देखें इसमें जो लार्जेस्ट साइज है वो 0.148 है और जो स्मॉलेस्ट है वो 0.0021 है। तो मीन कि हमारा जो रेंज था ना सेकंड क्लास का 0.125 से 0.0029 वो इस रेंज में आ रहे हैं। ठीक है, ये जो है दीज आर दी ओपनिंग, साइज ओपनिंग। ठीक है, मीन जो सीव का जो ओपनिंग होता है, मीन अप्रोक्सीमेटली साइज इज 1 इंच से लेकर 0.0029 इंच तक है, मीन ये ओपनिंग के साइज है।
तो आपने क्या करना है, जस्ट पार्टिकल की सीविंग करने हैं। तो जितना पार्टिकल जो है, सपोज अगर इस तरह कर लेना, अगर 30% जो है इससे पास हो जाएं, तो आप क्या करेंगे कि वी विल से दैट 70% of the particle is greater than 0.371 inches। ठीक है, वो उसका साइज होगा। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ सीव्स है, दैट इज आल्सो कॉल्ड दी टेलर सीव्स। ठीक है, वो साइंटिस्ट का नेम है, वो जिसने उसको रिकमेंड किया हुआ है। तो इससे आप कोई भी सेट जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो टेबल है, दैट इज द नॉर्मल सेट। द ओपनिंग साइज इज बेस्ड अपॉन द 200 मेश सीव। ठीक है, मीन ये जो मेश नंबर है ना, दीज आर एक्चुअली द ओपनिंग्स इन 1 इंचेस, कि 1 इंच में कितने ओपनिंग है, उसको मेश नंबर कहते हैं। ठीक है, और ये जो है, ये जो वायर होता है ना वो सीव का, ये उस वायर का डायमीटर है। और ये जो है दैट इज दी, वो ओपनिंग का जो साइज है ना, ये उसका डायमेंशन है। और एक्चुअली ये जो ओपनिंग्स होते हैं ये स्क्वायर शेप में होते हैं। तो ये जो डायमेंशंस हैं, ये एक साइड की लेंथ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ना, ये जो ये है, ये स्क्वायर शेप का है ना। तो ये टेबल में जो साइज गिवन है ना ओपनिंग का, ये इस स्क्वायर का 1 साइड है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, जी सर वो पिछले वाले स्लाइड जी। सर इसमें ये स्टार्ट में जो मिशन नंबर है ना सर, इसमें ये मेंशन नहीं है, ये क्यों? एक्चुअली ये है कि सपोज आप देखें ना, अगर अप्रोक्सीमेटली 1 होल है, सॉरी होल का जो डायमेंशन है वो 1 इंचेस है ना, तो उसका मेश नंबर 1 होगा। तो ठीक इसके है, बाद जो है, तो इस तरह आप कर लेना कि ये इसका साइज कितना है, 3/4 है ना। यस सर, तो अ, अगर हो तो 1 इंच में कितने होल्स होंगे, ये 1.2 समथिंग आएगा। समझ आ रहा है? तो ये वो तो पॉइंट फ्रैक्शन में नहीं लिख रहे, वो इसके बाद वो राउंड करके वो लिख रहे हैं ना। ये सर 1.2 से पॉसिबल नहीं है ना सर। हाँ, तो इसलिए ये मेंशन नहीं है। और बाकी जो है, सपोज अगर ये 3 है, ये एग्जैक्ट 3 नहीं होगा, ये या 2.8 होगा या 3 पॉइंट सपोज 1 होगा, तो उन्होंने इसको राउंड किया हुआ है। ये इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज ये है। ठीक है, कि होल का ओपनिंग कितना है, तो उससे जितना मटेरियल पास होगा, देन वी विल बी इंटरेस्टेड इन दैट वन, कि कौन से साइज से जो परसेंटेज पास हुआ है आपने उसको देखना होगा। सो दैट विल बी योर साइज। ठीक है, ओके सर। अच्छा। तो इन एवरी ओपनिंग जो है ना, अगर इसको इसके आप एनालिसिस कर लेना, तो मीन इसका अगर आप रेशो ले लें, तो ये जो सेकंड है, ये लास्ट से 1.14 टाइम ग्रेटर होगा। फिर ये जो थर्ड है, ये थर्ड लास्ट, ये सेकंड लास्ट से इतना टाइम ग्रेटर होगा रिस्पेक्टिवली ना। जो प्रीवियस है ना, वो नेक्स्ट से 1.414 टाइम ग्रेटर होता है। और अक्सर इस तरह है कि सपोज अगर आप बीच में एक एक को रिमूव कर लें, सी इसको खत्म कर लें, इसको खत्म कर लें, मीन बीच में 1 1 को रिमूव कर लेना, तो फिर एक जो है वो दूसरे का डबल होगा। सी इसका ओपनिंग क्या है, 0.0041 है ना, ये क्या है 0.0082 है। मीन ये जो ओपनिंग है दैट इज हाफ ऑफ दिस वन। सिमिलरली ये जो है दैट इज हाफ ऑफ दिस वन। सिमिलरली ये जो है दैट इज हाफ ऑफ दिस वन। मतलब ये कि अगर बीच में आप एक सीयू निकाल देना, तो फिर प्रीवियस वन जो है वो नेक्स्ट का डबल साइज का होगा। ठीक है, अच्छा, ये तो कंप्लीट सेट है ना, हम ये टोटल 18 सीयूज यूज नहीं करते,
हम उससे स्टैंडर्ड 5 सीयूज लेके फिर उसमें वो शेकिंग करते हैं। इस तरह मशीन जो आप लोगों ने देखा होगा लेबोरेटरी में अवेलेबल है, ठीक है। सीयू एनालिसिस जो है उसमें मेन चीज जो होता है वो उसका शेकिंग होता है कि आप उसको मैनुअली शेक करते हैं या मैकेनिकली शेक करते हैं। तो मैकेनिकली उसके लिए वो रोटेप मशीन यूज होता है, ठीक है। और टाइम ऑफ शेकिंग जो है अगेन दैट विल बी डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, लेकिन नॉर्मली जो है 5 to 10 मिनट्स हमने उसको शेक करना होता है, ठीक है। और फिर ब्लेंडिंग ऑफ सीयूज है ना, कि जब आप शेकिंग करते हैं तो फिर हर सीयू में जो मटेरियल या प्रोडक्ट होते हैं उसको आपने प्रॉपरली रिमूव करना होगा, ठीक है, बिकॉज हम उसको फिर वेट करते हैं ना, तो मेन प्रॉपरली उसकी सफाई करनी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है अगर उसका आपने साइज फाइंड करना है तो सैंपल लेके उसकी शेकिंग कर लें 5 to 10 मिनट्स, और फिर हर एक सीयू में जो मटेरियल या जो प्रोडक्ट रह जाएगा ना उसका आप वेट कर लें और परसेंटेज फाइंड कर लें कि फर्स्ट सीयू में कितना परसेंटेज रिटेन्ड हुआ है, सेकंड सीयू में कितना परसेंटेज रिटेन्ड हुआ है, थर्ड सीयू में कितना परसेंटेज रिटेन्ड हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने किया होगा उसको सैंड और उसके लिए ग्रेवल्स के लिए। ये सर जी, ये सर। हमारे पास इस तरह आ जाते हैं कि सपोज इफ यू हैव यूज्ड दीज 4, 8, 14, 28, 48 एंड 100 मेश सीयूज, तो ये उनके साइजेस हैं। आप उसकी सीयू एनालिसिस कर लें तो फिर हर एक सीयू में जो वेट रिटेन्ड होगा उसका आप परसेंटेज फाइंड कर लेना कि कितना रिटेन हुआ है वेट, टोटल वेट कितना था, 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास परसेंटेज रिटेन आ जाएगा। नाउ यहां से हम डिसाइड अब करते हैं कि प्रोडक्ट का वेरिएशन ऑफ साइज क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये जो रिजल्ट्स है दीज आर द ग्राउंड बारले, ठीक है। जो बारले है ना उसका ग्राउंडेड बारले मीन ग्रेंडेड बारले है, ठीक है। उसका साइज सीयू एनालिसिस का रिजल्ट गिवन है। सो इससे आप देखें ना 32% 32% is retained on 0.046 CU। सो इसका मतलब यह है कि 32% साइज जो है प्रोडक्ट का वो 0.046 से ग्रेटर है और 0.093 से स्मॉल है। समझ आ रहा है, मीन इससे पास हुआ है और इसमें रिटेन्ड हुआ है। सो द साइज ऑफ द ग्रेन मीन 32% साइज जो है बार्ले का वो 0.093 से 0.046 इंचेस के दरमियान है, ठीक है। Siev's analysis can be used for classifying up any granular material। रिमेंबर जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया ना कि 3 टाइप्स के मटेरियल है, फाइब्रस मटेरियल है, स्टिकी मटेरियल है और ग्रेनुलर मटेरियल है। तो ये सीव एनालिसिस जो है ये ग्रेनुलर मटेरियल के लिए यूज्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये एक फाइनेंस मॉडुलस एक फैक्टर है विच इज यूज्ड टू फाइंड द साइज ऑफ द मटेरियल। अब देखें ना, ये तो हमारे पास एक वेरिएशन आ जाता है कि इतना परसेंट इतना ये साइज है, इतना परसेंट ये साइज है, इतना परसेंट ये साइज है। तो अब आपने एवरेज साइज को कैलकुलेट करना होगा कि इस प्रोडक्ट का एवरेज साइज क्या है, ठीक है। तो एवरेज साइज के लिए फिर हम क्या करते हैं, फाइनेंस मॉडुलस फाइंड करते हैं। तो देखें ये जो परसेंटेज रिटेन्ड है ना इसका कम्युलेटिव परसेंटेज फाइंड कर लें। कम्युलेटिव परसेंटेज मीन फर्स्ट का 0 होगा, सेकंड का क्या होगा, ये जो सेकंड है ये फर्स्ट के साथ ऐड करके यहां पे लिखें, फिर ये जो है ये थर्ड के साथ ऐड करके यहां पे लिखे। कम्युलेटिव परसेंटेज का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 64% प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0.046 इंचेस, ठीक है। सिमिलरली 82.4% इज ग्रेटर देन 0.0232 इंचेस। तो कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन फाइंड कर लें, उसका सम लेके 100 पे डिवाइड कर लें तो ये आपके पास फाइनेंस मॉडुलस आ जाएगा, ठीक है।
या एक और मेथड ये है कि ये जो आपके पास परसेंटेज ऑफ मटेरियल रिटेन्ड आ जाते हैं ना, तो पेन को 0 पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे, सेकंड जो है उसको 1 पे मल्टीप्लाई कर ले, थर्ड लास्ट जो है उसको 2 पे मल्टीप्लाई कर ले, इस तरह 3 4 5 6 7 और यहाँ पे लिखे ना, इसको सम करके 100 पे डिवाइड कर ले। ये दो मेथड्स है ना जस्ट, तो आपके पास ये जो आ जाएगा दैट विल बी दी फाइनेस्ट मॉडुलस। ठीक है, मीन द सम ऑफ द cumulative percentage retained डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये पता चल जाता है कि प्रोडक्ट जो है ये कोर्स है, फाइन है कि मीडियम है। ठीक है, जिस तरह हमारे अब देखिए ना, इसका प्रोडक्ट जो है ये 3.702 है। अब हर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट रेंजेस होते हैं कि इसका सपोज अगर फाइनेस्ट मॉडुलस ये आ जाए तो ये या कोर्स होगा या मीडियम होगा या फाइन होगा। जिस तरह सेंड के होते हैं ना, अगर फाइनेस्ट मॉडुलस 2.2 से 2.6 हो तो इसको हम फाइन सैंड कहते हैं, अगर 2.6 से 2.9 हो तो इसको मीडियम सैंड कहते हैं, अगर 2.9 से 3.2 हो तो इसको कोर्स सैंड कहते हैं। सो सिमिलरली दैट कैन बी आल्सो अप्लाइड फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कि उसका फाइनेस्ट मॉडुलस क्या है। ठीक है, तो अगेन इससे तो जनरल कंक्लूजन हमारे पास आ जाएगा कि प्रोडक्ट फाइन है कि मीडियम है या कोर्स है। सो देन वी कैन फाइंड आउट द साइज ऑफ द प्रोडक्ट। ये देखें, ये एक इक्वेशन है, एक एम्पेरिकल इक्वेशन है, 0.00412 मल्टीप्लाइड बाय सॉरी टू द पावर फाइनेस्ट मॉडुलस, तो आपके पास जो है साइज आ जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के एवरेज साइज फाइंड करना है ना, व्हीट है, मेज है, या उसको अगर आपने ग्राइंड किया हुआ है, बार्ले है, राइस है, सो जस्ट टेक 250 ग्राम ऑफ सैंपल, उसको ड्राई कर ले प्रॉपरली और 5 मिनट के लिए उसकी सीव एनालिसिस करें, मीन शेकिंग कर लें। फिर आप क्या कर ले, उसकी हर सीव में जो परसेंटेज रिटेन है वो फाइंड कर ले, उससे कम्युलेटिव परसेंटेज फाइंड कर ले और फाइनेस्ट मॉडुलस फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट कर ले। सो यू विल गेट द एवरेज साइज इन इंचेस, रिमेंबर। ठीक है, तो आपके पास ये जो साइज आ जाएगा उसका। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, now that is just the relationship between the finest modulus and the average particle size. So just simple एक one sentence conclusion ये है कि अगर किसी सीव एनालिसिस से अगर फाइनेस्ट मॉडुलस इंक्रीज हो रहा हो तो उसका साइज जो है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, या अगर आपके पास जो है सपोज किसी प्रोडक्ट का फाइनेस्ट मॉडुलस 4 आ जाए तो उसका साइज क्या होगा, यहां पे आ जाए तो एवरेज साइज विल बी 0.07 इंचेस। उसका एवरेज साइज जो है पार्टिकल का ये आएगा। ठीक है, ये आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, इवन मीन सैंड और उसके लिए भी ये फिगर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जनरल फिगर है, अगर किसी प्रोडक्ट की फाइनेस्ट मॉडुलस आ जाए तो यहां से आप साइज इसकी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये जो है ये वो स्टैंडर्ड्स हैं। अब आप कर सकते हैं ना, हमने जो प्रीवियस एग्जांपल था उसमें फाइनेस्ट मॉडुलस क्या आया था, याद है आप लोगों को? 3.702 और प्रोडक्ट वाज बार्ले। सो नाउ सी, if the finest modulus is 3.70, so generally you can see that कि उसका जो साइज है वो कोर्स और मीडियम के दरमियान है। ठीक है, द क्लासिफिकेशन जो है ना, ये जो ग्रेन्स हैं उसका आप सीव एनालिसिस करके फाइनेस्ट मॉडुलस फाइंड कर लें। सो देन यू कैन सी कि ये प्रोडक्ट कोर्स है, मीडियम है, फाइन है या वेरी फाइन है। ठीक है, सो हमारी जो एग्जांपल गिवन था दैट वाज बार्ले। सो बार्ले का फाइनेस्ट मॉडुलस 3.70 है, वो इन बिटवीन यहां पे आ रहा है। सो ये कोर्स और मीडियम के दरमियान है। और एवरेज साइज अगर आपने फाइंड करना है
तो वही इक्वेशन में पुट कर लें, ठीक है। यहाँ पे 3.702 पुट करके कैलकुलेट कर ले तो आपके पास एवरेज साइज आ जाएगा। इट इज द फाइनेस्ट मॉडुलस। नाउ अगेन सी फाइनेस्ट मॉडुलस जो है दे गिव अस व्हाट एवरेज साइज। इट डज नॉट इंडिकेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइन एंड कोर्स कि अच्छा उन्होंने तो जनरली बता दिया ना कि प्रोडक्ट जो है ये कोर्स और मीडियम के दरमियान है, इसका एवरेज साइज ये है, लेकिन एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता रहा ना कि फाइनेस्ट कितना परसेंट है, मीडियम कितना परसेंट है उसमें, और कोर्स उसमें कितना है। तो इसके लिए फिर हम यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स यूज करते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स जो है ये एक पैरामीटर है which is giving us the distribution of the particles, किसमें फाइन पार्टिकल्स कितने हैं, मीडियम पार्टिकल्स कितने हैं, और कोर्स पार्टिकल्स कितने हैं। तो इसका प्रोसीजर ये है कि हमने जो सीव यूज की थे ना, दीज वर द मेश नंबर ऑफ द सीव्स। इन सीव्स में ये परसेंटेज रिटेन्ड हुआ था। अब ये सीव्स जो है उसको आप 3 क्लासेस में डिवाइड कर ले, 1 2 एंड 3। सो फर्स्ट 3 में कितना रिटेन्ड हुआ था, ये सेकंड ये जो 2 है इसमें कितना रिटेन्ड हुआ था, और लास्ट 3 में कितना रिटेन्ड हुआ था। इनको आप सम करके 10 पे डिवाइड कर लें, इन दोनों को सम करके 10 पे डिवाइड कर लें, इन 3 को सम करके 10 पे डिवाइड कर लें, और इसको राउंड कर ले आप, 3 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। सो इसको यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि 30% उसमें कोर्स है, 50% उसमें मीडियम है, और 2% उसमें फाइन है। अगर आप देखें ना यहां पे एक टेबल जो था, हमारा वैल्यू कहां पे आ रहा है, कोर्स और मीडियम के दरमियान, ठीक है। तो अगर फर्दरली आपने उसको एक्सप्लेन करना है तो इसमें क्या है, 30% उसमें कोर्स है, 50% उसमें मीडियम है, और 2% उसमें 20% उसमें फाइन है, ठीक है। ये जो टोटल सम होगा ये 10 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स कहते हैं। समझ आ रहा है इसकी? जी सर ये जरा दोबारा बताइए। सी, ये जो 2 पैरामीटर है दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। या हम स्टार्ट से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने किसी मशीन की इवोल्यूशन करनी है, परफॉर्मेंस करना है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि उस मशीन ने इनिशियल साइज से कितने साइज तक रिडक्शन की है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने पार्टिकल का साइज फाइंड करना है। तो पार्टिकल का जो साइज है, अगर जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स में क्या है, सपोज कॉर्न है, मेज है, वीट है, बार्ले हैं, ये चीजें हैं। अगर इसका आपने किसी मशीन से साइज रिड्यूस किया हुआ है और आप उसके परफॉर्मेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना होगा, आपने सीव एनालिसिस करना होगा। तो आई होप कि आप लोगों को तो सीव एनालिसिस तो क्लियर है कि सीव एनालिसिस हम किस तरह करते हैं। आपके पास रिजल्ट्स क्या आ जाते हैं कि परसेंटेज ऑफ मटेरियल्स रिटेन्ड आ जाते हैं। सो परसेंटेज ऑफ मटेरियल रिटेन्स को कन्वर्ट कर लें कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनेस्ट मॉडुलस आ जाएगा। फाइनेस्ट मॉडुलस को इस इक्वेशन में आप यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं कि एवरेज साइज क्या है, ठीक है। मीन कि कितना जो प्रोडक्ट आपने रिड्यूस किया हुआ है ना उसका साइज क्या है, ठीक है। अब इससे आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो फाइनेस्ट मॉडुलस आपके पास आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि जो प्रोडक्ट है वो कोर्स है, मीडियम है, फाइन है, या वेरी फाइन है। एक जनरल आइडिया होगा। अब अगर आपने फर्दर डिटेल में जाना है कि कितना परसेंट उसमें कोर्स है, कितना परसेंट उसमें मीडियम है, कितना परसेंट उसमें फाइन है, तो आपने उसकी क्या करनी होगी, यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने होंगे। तो आपके जो सीव्स है ना
उनको 3 क्लासेस में डिवाइड कर लें। हमने उस एग्जांपल में हमने सपोज 7 सीयूज यूज की है, तो पहले 3, फिर 2, फिर 3। अगर आपने 8 यूज की है तो 3, 3 और 3, एक पेन होता है ना ईंट में जो लगा होता है, ठीक है, तो 3 में डिवाइड कर लें। अब इस सीयू में कितना रिटेंड हुआ था, इस सीयू में कितना रिटेंड हुआ था, इस सीयू में कितना रिटेंड हुआ था, उसको सम कर लें और 10 पे डिवाइड कर लें। सिमिलरली इन दोनों में जो रिटेंड हुआ है उनको सम करके 10 पे डिवाइड कर लें। सिमिलरली इन 3 में जो रिटेंड हुआ है उनको सम करके 10 पे डिवाइड कर लें। अब इन फिगर्स को राउंड कर लें, तो इसका मतलब यह है कि 30% उसमें कोर्स प्रोडक्ट है, 50% मीडियम प्रोडक्ट है और 2% जो है वो फाइन प्रोडक्ट है। अब क्लियर हो गया? जी सर। तो इससे पता चल जाता है ना कि जो मशीन ने साइज रिडक्शन किया है वो रिडक्शन यूनिफॉर्म है कि नहीं है। अब देखें, सपोज अगर वो यहाँ पे आपके पास 80% आ जाए और सपोज यहाँ पे 10% आ जाए और यहाँ पे 10% आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि मशीन के परफॉर्मेंस ज्यादा है, उसने प्रोडक्ट को प्रॉपरली रिड्यूस्ड किया है, प्रोडक्ट को फाइन किया है ना। 80% उसने प्रोडक्ट को फाइन किया हुआ है। मीन ये जो सारे हमने डिस्कशन किए ना, दैट इज जस्ट फॉर द परफॉर्मेंस इवोल्यूशन ऑफ ए साइज रिड्यूसर। जो साइज रिड्यूसर मशीन होगा ना, उसका जो परफॉर्मेंस अगर आप इवोल्युएट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना होगा, उन्होंने जो साइज रिड्यूस किया हुआ है उसकी आप यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स, उसकी फाइनेस मॉडुलस वो आप कैलकुलेट कर ले, तो आपको पता चल जाएगा कि मशीन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, इफिशिएंसी ज्यादा है कि नहीं है। ठीक है।